नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं। यूपी में विपक्ष का सूपड़ा साफ करने में जुटी बीजेपी अब शहरों में चुनावी माहौल तैयार करने में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी अब उन योद्धाओं को जिम्मेदारी दे रही है जिन्होंने नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया था। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस काफी गदगद है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का मिशन 2024 टारगेट पर विपक्षी मंत्री, सांसद और पार्षदों को बीजेपी दे रही टारगेट। उधर विपक्ष में दल बदल की राजनीति शुरू। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को एक मिशन के तहत सभी पार्टियां देख रही हैं। यही वजह है कि इन 80 सीटों को फतह करने के जद्दोजहद में हर कोई लगी है और तमाम तरह की प्लानिंग की जा रही है इन सीटों को जीतने के लिए। इन सबके बीच बीजेपी तो मानो ऐसा लग रहा है किसी जंग की तैयारी कर रही है और अपने सैनिकों को तैयार कर रही है। इसका जीता जागता सबूत आपको यूपी के बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिल जाएगा, जहां आए दिन मीटिंग पर मीटिंग 24 के चुनाव को देखते हुए चल रही है। भाजपा ने पार्षदों को मिशन 2024 का दिया टारगेट। राज्य और केंद्र की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की दी जिम्मेदारी। बीजेपी 2024 की युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। यही वजह है कि पार्टी हर एक कार्यकर्ता और नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है, जिसकी तस्वीर भी आए दिन यूपी बीजेपी मुख्यालय से सामने आ रही है। अब पार्टी ने लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर नगर निगम के पार्षदों का 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पार्षदों और निगम के अध्यक्षों को 24 का टारगेट दिया गया। इनकी जिम्मेदारी होगी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना। प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, सड़कें भी हैं, बिजली भी है, 6000 किसान के खाते में पैसा भी, रोजगार भी, आत्मनिर्भर भारत भी है, 33% महिलाओं को आरक्षण भी है और सुरक्षा व्यवस्था भी है। बुलडोजर भी चल रहा है, जो भी पापी हो, दुष्ट हो और जो भी माफिया हो, तो हर तरीके से जो कानून व्यवस्था चलनी चाहिए, जैसा एक प्रदेश देश चलना चाहिए। मोदी योगी जी के इस राम राज्य में दोबारा बहुमत की सरकार के साथ मोदी जी दोबारा प्रथम व्यक्ति बनेंगे, वापस से सबसे ज्यादा सीट लेके आएंगे। यूपी में कांग्रेस खोई जमीन को पाने की जद्दोजहद में जुटी। इमरान मसूद की वापसी से कांग्रेस में आएगी मजबूती। इधर बीजेपी युद्ध स्तर पर अपनी चुनावी तैयारी कर रही है। उधर कांग्रेस भी यूपी के जमीन पर खाद्य पानी देने में जुटी है, ताकि 80 लोकसभा सीटों पर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इन सबके बीच कांग्रेस के पुराने नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उधर इमरान की वापसी पर कांग्रेस पार्टी गदगद दिखाई दे रही है। दरअसल इमरान मसूद को बसपा से राहुल गांधी की तारीफ करने के चलते पार्टी से निकाल दिया गया था। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, क्योंकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता ही जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हजार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, क्योंकि अब मैं मानूंगा नहीं। और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा
तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। क्योंकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। यूपी में 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां कांग्रेस ए से लेकर प्लान बी बना रही है। अगर यूपी में उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी सपा उसे सीटें नहीं देती है, तो कांग्रेस प्लान बी के तहत काम करेगी और अपने प्रत्याशी उतार सकती है। वहीं बीजेपी ने सभी विपक्षी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए घर घर तक पहुंचने का प्लान बना लिया है। यूपी डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी देखिए लगातार यूपी, अपने जो बीजेपी का यूपी मुख्यालय है वहां पर लगातार मीटिंग कर रही है। आपने देखा था अवध क्षेत्र की मीटिंग हुई थी, उसके बाद हर जाति हर वर्ग के लोगों की मीटिंग की गई, जिसमें बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के नेता भी मौजूद रहे। तमाम तरह की मीटिंग जो है बीजेपी के मुख्यालय पर देखने को मिल रही है और आए दिन देखने को मिल रही है। बीजेपी कमर कस रही है ताकि वो कहीं पर उससे चूक ना हो जाए। इस 80 लोकसभा सीटों में कहते हैं ना, आपने एक डायलॉग सुना होगा कि काश नहीं लगने देना चाहता है कोई, तो उसी बीजेपी भी ये चाहती है कि काश शब्द का यूज ना हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर बीजेपी ने नगर पार्षदों के साथ, चेयरमैनों के साथ एक मीटिंग की और उनको अब टारगेट दिया गया है जो 80 लोकसभा सीटें हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का परचम लहराया है। और ऐसे में इनको टारगेट दिया गया है कि भैया डोर टू डोर जाओ, अपनी योजना बताओ, केंद्र की योजना बताओ, राज्य सरकार की योजना बताओ और बीजेपी की विचारधारा के बारे में उन्हें बताओ और उस विचारधारा के साथ जोड़ो इन लोगों को। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर और भी देखने को मिली उत्तर प्रदेश से, वो भी काफ़ी दिलचस्प तस्वीर थी इमरान मसूद की। इमरान मसूद जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर उन्होंने सपा ज्वाइन की, फिर बसपा ज्वाइन की, अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी घर वापसी कर ली है। तो हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता, अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। ये दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है चैन में। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनिल शर्मा, आपका रुक कर लेते हैं। अनिल शर्मा जी, इमरान मसूद के आने से आप लोग कितना मजबूत होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी प्लान अपना तैयार करके रखी हुई है। वो भी जितने भी पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ मीटिंग की गई है और कहा गया है भैया अब तुम डोर टू डोर जाओ और अपनी योजना बनाओ और शहरों को अब किस तरह से मजबूत करना है, ये अब तुम्हारे कंधों पर सारी जिम्मेदारी है। अनिल शर्मा जी। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी की डर और घबराहट बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। कांग्रेस में इमरान मसूद साहब की एंट्री करने के बाद जिस प्रकार से बीजेपी तैयारी में जुटी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इमरान मसूद अपने आप में एक कद्दावर नेता है और उनके कांग्रेस में आने से भाजपा में घबराहट शुरू हो गई। ये सुगबुगाहट बताती है कि आने वाला चुनाव इनके लिए आसान नहीं है। कांग्रेस दिन ब दिन मजबूत हो रही है और कांग्रेस में लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जुमलेबाजी की सरकार। इसके अलावा मैं आपको बता दें कि एक कार्यक्रम और हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, जिसमें दलित गौरव संवाद के नाम से जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, उसकी मुख्य विशेषता बता दें। प्रदेश मुख्यालय में दलित नेताओं की बैठक से अभियान की घोषणा, प्रत्येक जनपद में प्रेस वार्ता, प्रत्येक विधानसभा में 250 प्रभावशाली दलित गणमान्य से संपर्क, प्रत्येक विधानसभा 500 दलित अधिकार पत्र मांग पत्र भरवाना, प्रत्येक विधानसभा की दलित बस्तियों में 10 रात्रि चौपाल, प्रत्येक लोकसभा में सामूहिक चर्चा दलित एजेंडे के रूप में
और प्रत्येक लोकसभा में कोर ग्रुप का गठन और 18 मंडलों पर 1 दिवसीय दलित गौरव यात्रा, जिसमें 75 जनपद है, 75 पर वार्ता होगी, 80 समूह चर्चा के होंगे, 80 कोर ग्रुप होंगे, 4000 की रात्रि चौपालें हैं, 18 मंडलीय यात्रा है, 2 लाख दलित अधिकार मांग पत्र भरवाए जाएंगे और 1 लाख व्यक्तियों से महासंवाद का कार्यक्रम ये कांग्रेस करने जा रही है, जिसके आज शुरुआत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्रांतिकारी माननीय अध्यक्ष अजय राय जी के द्वारा शुरू किया गया है। बहुत बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और इससे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी हम लोग जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, निश्चित समझ लीजिए कि जो हम लोगों की तैयारी है और जो लोग कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं, आज भी एक नवाज साहब ज्वाइन हुए, तो बहुत सारे जनमत कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ जुड़ रहा है। और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो अपना सर्वे जो लोग करा रहे हैं, उस सर्वे से इनको मिल रहा है कि इनकी जो जमीन है वो खिसक रही है और बुरी तरह से खिसकती जमीन और जनाधार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की घबराहट साफ देखने को मिलती है। मनीष जी, दूसरी एक अनिल भाई रोकना चाहेंगे 10 सेकंड के लिए। चंचल कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। चंचल कुमार जी, स्वागत है चैन में आपका। ठीक है अनिल भाई, अपनी बात पूरी करें। दूसरी बात, कांग्रेस गठबंधन में, इंडिया के गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो मजबूत पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी का अपना एक रसूख है। कांग्रेस जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ रही है, समाजवादी जमीनी स्तर पर जुड़, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 9.5 साल के अंदर जो विशेषता इस सरकार ने की, जनता का शोषण करने का जो काम इस सरकार ने किया, उसका चेहरा अब जनता के बीच में उजागर होता चला जा रहा है। पुरानी पेंशन ये सरकार देना नहीं चाहती। लाखों लोग जब दिल्ली के अंदर एकत्रित होते हैं, लेकिन इनके बीजेपी के नेताओं की कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। और ये कंडीशन समझ लीजिए, सरकारी तंत्र भी इनको हराने के लिए तैयार हो गया है। पुराना कर्मचारी का नया कर्मचारी, सारे कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो। ये कोई भीख नहीं, ये उनका अधिकार है और ये अधिकार समाजवादी पार्टी ने भी वायदा किया है, कांग्रेस ने भी वायदा किया है, तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का वायदा है कि अगर इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है तो जहां जहां हमने कांग्रेस की सरकार थी, वायदा किया था इनसे पुरानी पेंशन देने का, केंद्र में सरकार बनते ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देगी और जनता से जो जुड़ा हुआ जनता की मूलभूत समस्याओं से रोजगार देने का काम हम करेंगे, किसानों की समस्याओं को निदान कराने का काम हम करेंगे। चंचल कुमार जी, ठीक है चंचल कुमार जी, देखिए सर, सवाल यह है, इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन एक बार फिर से थाम लिया है। उधर बीजेपी जो है लगातार बीजेपी के कार्यालय में मीटिंग का दौर जारी है। बीजेपी अब घरों तक पहुंचना भी शुरू कर रही है, लोगों के अपनी योजनाएं बता रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो इमरान मसूद, जो कि एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो सपा में भी आए थे, कांग्रेस के बाद वो सपा में आए थे। सपा को भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, फिर वो बसपा में गए। लोकसभा चुनाव जब था तो ऐसे में जब बसपा में गए तो वहाँ पर भी उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिला। अब जब वहाँ पर भी फायदा नहीं मिला तो उन्होंने देखा भैया चलो अब कांग्रेस का दामन थाम लो, चलो भाई, फिर वो कांग्रेस में चले गए। ऐसे में जब ये चेहरा आपको कहीं ना कहीं दारा सिंह की याद नहीं दिला देता है कि घोसी विधानसभा चुनाव में दारा सिंह का क्या हश्र हुआ। और यही चीज़ जो है, कहीं ऐसा ना हो, भले ही गदगद है कांग्रेस, गदगद है क्योंकि एक बड़े नेता उनसे जुड़े हैं और होना भी चाहिए, लेकिन जो आपका अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला जाता है। जो आपसे जुड़े हैं भाई, वो जब कांग्रेस से जुड़े थे अपने समर्थकों को लाए भैया सपा को वोट करवाया उन्होंने। जब वो सपा से निकाले गए, बसपा में गए, वहां पर करवाया वोट बसपा में। अब फिर वो कांग्रेस में जा रहे हैं तो लोग कहेंगे नहीं सर आप कर क्या रहे हो, कहीं एक जगह तो टिक जाओ, कर क्या रहे हो। और इससे तो आपने हमारा अस्तित्व वो खतरे में पड़ा है, तो इससे वोट बैंक पर भी नहीं असर पड़ता है। देखिए, आपने तो बहुत सारे आंकड़े लगा लिए हैं, लेकिन बस मेरा इतना मानना है कि इंडिया है, इंडिया में इंडिया का कुनबा बढ़ा है। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं, उन्हें शुभकामनाएं हैं। और जहां तक बात आज के समय में सवाल है, आपने जो दारा सिंह चौहान जी से आप कंपैरिजन कर सकते, दारा सिंह चौहान जी जो है आप कह सकते हैं कि बीजेपी में गए,
बसपा में गए, सपा में गए, सारी पार्टी में गए। दारा सिंह चौहान से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आज के समय में ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी से चाय पर चर्चा करके आए थे, फिर टिफिन पे चर्चा की है, अभी आप बता रहे हो घर घर जाएंगे, अभी वो मेरी माटी मेरा देश निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, ये नए नए जुमले पेश करते हैं जनता के बीच, केवल जनता को गुमराह करने के लिए। उनका एक एजेंडा है कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, और ये जानते हैं नए नए तिगुफे लेके आते हैं और जनता को मिसगाइड करने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन आज के समय आपने देखा होगा जिस तरीके से इस जातिवादी मानसिकता की सरकार जो है, जो कट्टरपंथी सरकार है, आज समय अगर आप देखें ये फिरका परस्ती सरकार है, ये केवल डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। अभी देवरिया का उदाहरण आपके सामने है। देखिए जिस तरीके से इनके विधायक और मंत्री, जो एक घटना घटती है उस घटना में एक व्यक्ति के घर जाते हैं, अगले व्यक्ति घर नहीं जाते, बुलडोजर की आड़ में सारे इनके जो कारनामे हैं वो छुपाने की कोशिश करते हैं। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है लोग, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर चिल्लाती रहती है। सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में महिला अपराध है तो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा कस्टडी में डेथ अगर कहीं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा एनएचआरसी की नोटिस किसी सरकार को मिल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही है। ये केवल जुमलेबाजी और झांसेबाजी से इनको फुर्सत नहीं है। अभी अगर इनसे पूछा जाए कि आप जो भी वादे करके जनता के बीच में आए थे, क्या उन वादों पे भी चर्चा करना चाहते हो आप? नहीं करना चाहते हो आप। अभी देखिए, आपने देखा 2022 का मैनिफेस्टो, त्वरित मैनिफेस्टो में इनका था हम किसानों की बिजली माफ कर देंगे। वहीं किसानों की बिजली माफ करने की बात को आप छोड़ दो, उनकी बिजली लमसम बढ़ गई है। और ये जो प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने इतना जो है खुला छूट दे दिया है कि जिसके घर 500-400 रुपए के बिजली बिल आता था, 1500-2000 बिल मिला है किसानों के घर। और इतनी गुंडागर्दी है, वो प्राइवेट आदमी जाता है, उनके करेक्शन काट देता है, उनसे धन की वसूली करता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आप पिछले 9 सालों का 10 सालों का आकलन करेंगे, जो ट्रैक्टर 4.5 लाख 5 लाख 6 लाख का मिलता था, वो सीधे 8 लाख 9 लाख का मिल रहा है। जो वैगनार सामान्य गाड़ी जो 4.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल आती थी, वो आज 8.5 लाख 9 लाख की टॉप मॉडल आ रही है। इन्होंने पूरे देश का बंटर हार कर दिया है। जो बाइक 50,000 55,000 60,000 की आती थी, वो बाइक अब 1 लाख की मिल रही है। जो स्कूटी स्कूटर साइकिल, ये सारी की सारी महंगाई जो है ये सरकार ने दिखाया जनता को, और ये अच्छे दिन के सपने दिए थे इन लोगों ने। ये अगर मैं चाहता हूं, भगवान से मनाता हूं कि भैया हमारे बुरे दिन ही दे दो आप, कम से कम हमें डीजल पेट्रोल, हमारे गैस सिलेंडर, हमारी शिक्षा चिकित्सा सारी चीज। अभी इसी लोहिया इंस्टीट्यूट की बात कर लो आप, लखनऊ के अंदर जो 1 रुपए के पर्चे पे इलाज होता था, सारी की सारी जांचें फ्री होती थी, सीटी स्कैन एमआरआई सारा फ्री होता था, आज उन सारी चीजों के पैसे लिए जा रहे हैं। सुविधा के नाम पे इन्होंने केवल झूठी लंबे प्रचार, लंबे झांसे। अभी आपने देखा होगा, अभी कल की घटना बताता हूं, परसों 7 अक्टूबर था, कल पेपर में छपा है कि 13% 2000 की नोट वापस नहीं आई है, और 3,56,000 करोड़ रुपए, 3,52,000 करोड़ रुपए की 2000 की करेंसी थी पूरे हमारे हिंदुस्तान में। अब आप सोचो, अगर 13% नहीं आई है तो तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए ये कौन खा गया, वो पैसे कहाँ हैं? तो ये एक तरीके से आपने देखा कि देश की इकोनॉमी का कंटाढार कर दिया इस सरकार ने। और देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन में आप इस बात को भी चर्चा करिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सदस्य हैं, समिति में सदस्य बनाए गए हरीश साल्वे साहब, 65 साल की उम्र में शादी करते हैं। शादी में उनके यहाँ एक देश का भगोड़ा साथी ललित मोदी वो डांस करता है, पैग लड़ाता है। देश को एक देखना बाकी रह गया था ना। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा ठीक है चंचल भाई, जवाब भी ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दे दीजिए, जवाब भी ले ले चंचल। एक बार सुनिए, कई सवाल पूछ लिया आप पहले, इतिहास फिर सेकंड राउंड में चंचल भाई, सेकंड राउंड में हो ना, सेकंड राउंड में, ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दे दीजिए। जी मनीष जी, जैसे मसूद का गुणगान ये दोनों जने बैठ के बहुत कर रहे हैं। अगर मसूद इतने ही ताकतवर, इतने ही राजनीति में पॉपुलर थे, तो इधर से उधर भागने की उन्हें जरूरत कहाँ पर रही थी? कोई तो पार्टी बची नहीं है जिसमें वो जा नहीं चुके हैं। हर जगह वो अपना भविष्य अजमा चुके। तो कहते हैं ना कि सब जगह
दुबे जी से चौबे जी छबे बनने गए थे, दुबे बन के लौटे। तो हर जगह से वो डिमोशन ही होके उनका लौटता है। और उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि बहुत बड़ी ताकतवर है, उनकी वजह से बीजेपी घबरा रही है। जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में एक सांसद है, एक विधायक है, और वो कह रही है कि बीजेपी हमसे घबरा रही है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात इन लोगों को और क्या होगी कि चैनल पे आके बैठ के झूठ बोलते हैं कि एक सांसद है जिसके पास 80 लोकसभा में एक सांसद है, एक विधायक है, और वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े ताकतवर है, हमारे बीजेपी घबरा चुकी है। और विधानसभा चुनाव में इनकी ताकत आपने देखी थी कि प्रियंका जी आई थी, बोले लड़की है और लड़ सकते हैं, बड़ा जोर शोर का नारा दिया था। और लड़की ऐसी लड़ी कि एक विधानसभा बड़ी मुश्किल से निकली, वो भी कैंडिडेट अपनी ताकत पे निकालने गया। प्रियंका को घास नहीं डाली पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने। इसी तरह से इनके जो इनके जोड़ीदार हैं, जिनके साथ इनका गठबंधन बना है समाजवादी के साथ, पहले भी बना था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बड़ा बढ़ चढ़ कर दिखाया गया था कि उत्तर प्रदेश के 2 लौंडे। और चुनाव बाद ही क्या हुआ, अखिलेश ने कहा कि बोले ये तो हमारी साइकिल का कैरियर भी तोड़ गए और पंचर भी करके चले गए, बोले अब इनसे तौबा करते हैं, दूर रहेंगे। मगर समस्या यहाँ है कि हमको और न तुमको, और एक हमारी एक बड़ी अच्छी कहावत है कि हमें और नहीं है तो तुम्हें कहीं नेस्तनाबूद करने जा रहे थे सभी को। दारा सिंह चौहान के समय ये कर रहे थे, बहुत बड़े धुरंधर आ अनिल भाई गए। सुन लीजिए ना, एक एक करके ना सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, फिर आते हैं। हाँ, बोलिए। तो इनकी समस्या ये है कि इन दोनों ही जनों को बोले हमें तो और नहीं है कोई, और तुम्हें और नहीं है कहीं। तो इसलिए इतना एक दूसरे को गालियां दी, चुनाव के बाद अलग हो गए और फिर एक साथ आ गए। अब एक दूसरे की फिर तारीफें करने लगे, मगर ये तारीफ ज्यादा दिन एक दूसरे की नहीं कर पाएंगे। जैसे ही सीट बंटवारे की बात आएगी, आप देख लेना, और की इनकी आपस में पहले से भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। आज अभी तक ये यही क्लियर नहीं कर पा रहे। तारीफ तो आपकी ओम प्रकाश राजभर भी बहुत कर रहे थे, कटोरा हाथ में दिलवा रहे थे। फिर ओम प्रकाश क्या हुआ? तो फिर आपके यहाँ ओम प्रकाश समाजवादी छोड़ के क्यों चले गए? आप रख लेते ना, क्यों नहीं रख पाए? वो आपकी पार्टी को, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बीच का कटोरा दिलवा रहे थे, मंदिर वापस पहुंचा रहे थे। फिर क्या हुआ? डिबेट का आनंद नहीं आता इस तरह से बात करने से। अनिल भाई अपनी बात पूरी कर लें, आपके पास आ रहे हैं ना, अपनी बात पूरी कर। हाँ, तरीका से डिबेट करता हूँ, ऐसी कुत्तों वाली डिबेट नहीं करता हूँ। आप लोगों की आदत होगी कुत्तों की तरह लड़ने की। सर मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, सर मर्यादित भाषा का प्रयोग करें सर, ठीक है? नहीं, भाषा शैली संभालिए, बीजेपी के लोगों को ये गंदी भाषा संभाल करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक एक करके। हाँ, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा अनिल भाई, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। मतलब ये नहीं कि आप हर तरह से बोलेंगे। ठीक है अनिल भाई, आप हमारे नेता को कुछ भी कहे, हम चुप रहे, और आप हमको कुत्ते कह रहे, शर्म नहीं आती आपको? ये तमीज़े बात करने की आपकी। कंचन भाई देखिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है अनिल भाई, ठीक है। इतनी अब मैं कहना चाहूंगा, अब इन्होंने जो कहा है कि हमारे नेता को मुलायम सिंह जी ने जब राजनीतिक कैरियर शुरू किया था तो उनके पास एक टूटी साइकिल हुआ करती थी, और ज्यादा समय नहीं हुआ है। कैप्टन आइस भदौरिया जी, वो साइकिल जो है, आप हर डिबेट में उस साइकिल को जरूर लेकर आते हैं। ठीक है, का मतलब बहस होता है। ठीक है, समझ लीजिए, बहस का डिबेट का हिंदी शब्द बहस होता है, और बहस में आमने सामने की चर्चा होती है। सुनना भी सीखिए। बीजेपी के नेताओं के पास वो साइकिल भी नहीं होती। सूट पहनना है। अनिल भाई आप लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अनिल भाई, तो फिर कुछ मैच नहीं हो पाता ना। ठीक है भदौरिया जी, जल्दी से अपनी 10 सेकंड में अपनी बात रखें। नहीं, मैं जितना समय इन्होंने लिया उतना ही मैं लूंगा। हाँ, बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए ना। मुलायम सिंह उस टाइम निहायत गरीब हुआ करते थे, क्योंकि मेरी निहायत मुलायम इनके सेपई के गांव के बगल में है, इसलिए मैं इनकी एक बात जानता हूँ। और मेरी भी आज मेरी भी एक 65 साल होने जा रही है, तो मुलायम सिंह का मैं बहुत अच्छी तरह भविष्य जानता हूँ कि राजनीति कहाँ से शुरू की थी और आज कहाँ पहुंचे। ऐसी इनके पास कौन सी इंडस्ट्रियल, कौन सी फैक्ट्री थी जो आज अरबोपति खरबोपति है? अखिलेश यादव, इनका पूरा परिवार आज विदेशों में होटल बना रहे हैं, और तो ये चोरी नहीं करके पैसा नहीं जनता का दिया है तो कहाँ से आ गया? आप ये इनका जवाब इनसे ले लो, बता दीजिए कि अगर अखिलेश के पास कोई इंडस्ट्रियल थी। ठीक है कैप्टन आइस,
ठीक है कैप्टन आई सिंह, ठीक है कैप्टन आई सिंह, ठीक है सर, अब जवाब भी ले लें भदौरिया जी अब जवाब भी ले लें सर, ठीक है जवाब भी ले लेते हैं, ठीक है चंचल कुमार जी। देखिए ये चीज़ बड़ी बहुत उठती है, और कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी चंचल कुमार जी बहुत उठाते हैं बात भाई, कि ये जो साइकिल चला रहे थे और साइकिल से अरबपति खरबपति बन गए, इनके होटल चल रहे हैं, तमाम तरह की बातें उठाया करते हैं, आरोप लगाते हैं चंचल कुमार जी। और ये चीज़ जो है, ये लोग ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कैप्टन आई सिंह भदौरिया कह रहे हैं, इस चीज़ को लेकर वो जनता के बीच में भी जाएंगे और जनता के बीच में बताएंगे कि भाई। और दूसरी चीज़ ये है चंचल सिंह जी, देखिए चंचल कुमार जी, माफ कीजिए चंचल भाई, यहाँ पर एक चीज़ और भी देखिए ना, कि जो पहले हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं, आज की डेट में आप लोग भले ही कई तरह की योजनाएं आप लोग के पार्टी में चल रही हो, आप लोग भी दलितों का संगठन बना रहे हो तमाम तरह का, लेकिन एक जमीन पर जो युद्ध स्तर पर युद्ध लड़ने की जो तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, सर वो अभी आप लोग की ढीली पड़ी हुई, ऐसा क्यों है? एक चीज समझने की जरूरत है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता ये पिछड़ा दल है, कलसम से विरोधी, इनको ये पचता ही नहीं है। भदौरिया साहब जो अपने आप को भदौरिया बता रहे हैं, वहाँ के बता रहे हैं ठाकुर है, वहाँ पे क्या नाम है, इटावा के बता रहे हैं, मेरे बगल में घर है, मैं जानता हूँ। आस पास डेवलपमेंट नहीं देखा इन्होंने। आस पास वहाँ सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ पे गरीब आदमी को 1 रुपया में इलाज हो जाता है, इनको ये जानकारी नहीं होगी। वहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं हैं। एक ऐसा देश में एक ऐसा शहर है सैफई जहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। इतना डेवलपमेंट, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, सारी की सारी जो है आसपास जो जिले हैं, सारे के सारे हाईवे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे इतनी सारी जो है आपने देखा होगा मिल है, कितने सारे डेवलपमेंट से सऊदी सरकार की देने, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं पछता। इनको ये समझ में आता है कि केवल भारतीय बड़े बड़े पैसे से चले, बड़ी बड़ी व्यवस्था से चले, बड़ी बड़ी सिस्टम से चले। इनको केवल पिछड़े और दलित के लिए जो है विकास दिखाई, मतलब उनको आंख में चुभता है। ये नेताजी को खड़ा कर रहे हैं। अभी मेरी बात अच्छा, पूछा जाए, मतलब चंचल भाई एक मिनट भदौरिया जी, आदरणीय राजनाथ सिंह के बारे में बात पूछ लिया जाए। भदौरिया जी आप भी सुनिए ना, बात सुनिए ना, आपके बारे में भी कोई नहीं बोलेगा ना, आप सुनिए ना। हाँ ठीक है चंचल कुमार जी, एक सवाल है चंचल भाई, ये जो दलित पिछड़ा किसको कह रहे हैं आप? नहीं मुलायम सिंह को कह रहे हैं, मुलायम सिंह को कह रहे थे। नहीं चंचल भाई सवाल ये जो दलित पिछड़े की बात आप कर रहे हैं, वो मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं कि इनको नहीं देखा जा रहा? हम कह रहे यही तो जलन इनकी है, यही जलन है, यही जातिवादी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, यही जलन है। कैसे कोई पिछड़ा दलित आदमी अच्छा चल रहे अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी रोजगार के बदौलत। इतना पैसा इन पे कहाँ से आ गया, मैं ये जान रहा हूँ। उसमें जातिवादी कहाँ आ गया? कहाँ से पैसा आ गया? कौन सा पैसा आ गया? ये तो चार बीसी फैलाने वाले लोग हैं। अभी इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आता है, कभी पढ़ लो आप, मैं बता दें महोदय सुनिए। अभी आप अगर इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ रहे तो आप एक मुझे बोल रही है कितना झूठ फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके यहाँ झूठ। भदौरिया जी सुन लीजिए ना सर, अब समझ में नहीं आ रहा। भदौरिया जी मनीष जी एक बात, एक सवाल, अभी ये कह रहे थे कि विपक्ष के लोग, हम दोनों जब समाजवादी और कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, बोले कुत्तों की तरह बोलते हैं। ये कौन सी भाषा है इनकी? हमने उसको टोक दिया सर, गलत भाषा थी। देश के नौजवान थे, उनकी बॉडी नहीं आती थी, रक्षा मंत्री बने तो उनकी बॉडी सम्मान सहित आज पूरे देश में, और जब उनके घर पे आती है उनको क्षेत्र के डीएम के अध्यक्षता में जहाँ संस्कार होता है। तो ये इनको पता है कि कैसे कोई जो है पिछड़ा दलित किसान जो गरीब है उसका सम्मान कैसे हो रहा है, इसलिए इनको छूता है। ये जो ठीक है भदौरिया, ठीक है सर, ठीक है अनिल शर्मा जी, ठीक है अनिल शर्मा जी, ठीक है सर, एक मिनट भदौरिया, ठीक है अनिल शर्मा जी। देखिए ये यहाँ पर देखिए, यहाँ सवाल ये भी है कि बीजेपी जितनी मजबूती से काम कर रही है इस वक्त, आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी हर अपने जो भी मीटिंग हो रही है उसमें यही कह रही है कि आप केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जाइए और बीजेपी की जो विचारधारा है उसे जनता तक पहुंचाइए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई होगी तो फिर कैसे वो जनता तक लेकर जाएंगे? और बार बार यही कहा जा रहा है, कोई भी मीटिंग है, ठीक है ठीक है चंचल भाई। तो यहाँ पर अनिल भाई देखिए, यहाँ पर यह है कि बार बार ये भी बात उठती है कि भाई
कांग्रेस की भी बात उठ जाए तो कांग्रेस में ठीक है, आपके प्रदेश अध्यक्ष बेचारे काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी तो ये ठिकाना नहीं है कब तक कौन रहेगा, किसको कब हटा दिया जाएगा, ये भी कोई ठिकाना नहीं है। और आपके यहाँ के जो वरिष्ठ लीडर हैं इस वक्त क्या वो काफ़ी दिन हो गए, वो तो दिखे ही नहीं वहाँ पर, उनको तो लगता है कभी कभार यूपी याद है नहीं याद है, लेकिन फिलहाल आपके प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है फ़ायदा हो पाएगा? आप लोगों की ज़मीन जो है, आप लोग जो उसको खाद पानी देने में जुटे हुए हैं, उस पर आप लोग फसल वसल उगा पाएंगे? बिल्कुल। मनीष जी, बात शुरू करें? जी जी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष अजय राय जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और पिछले अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबी जी ने मेहनत की, उसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि तमाम लोगों ने उनके सब कार्यकाल में भी कांग्रेस ज्वाइन की और अजय राय जी के समय में तो बाढ़ सी आना स्टार्ट हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो बदलाव आया है कांग्रेस के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश में कांग्रेस की प्रति लोग जुड़ने लगे हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता भी इसमें ज्वाइन करते चले गए, कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो असहजता है ये देखने को मिलती है कि विपक्ष एकजुट होते ही इनको एनडीए की 2014 के बाद याद आ गई। जब तक इन्हें 2014 तक याद नहीं आई तब तो अकेला भारी, सब पर भारी, एक अकेला शेर कहते थे। और उसके बाद 38 दलों का दलदल निकलकर सामने आया, एक बहुत बड़ा जत्था निकलकर सामने आया, जिसमें 25-26 दल तो ऐसे जिनका एक भी सांसद, 5-6 दल ऐसे जिनके इक्का दुक्का सांसद, उन लोगों की टीम बनाकर जिनके मेरे ख्याल से उन पार्टियों के नाम ठीक से आपने भी नहीं सुने होंगे मनीष जी, उन लोगों की पार्टियां इनके ग्रुप में निकल कर आई है। दूसरी बात पर आते हैं, इनका कहना है कि ये जनता के बीच में जाकर एक एक व्यक्ति को पूरी सरकार की योजना को बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हर पार्टी के कार्यकर्ता का अपना दायित्व है अपनी पार्टी की नीति नीतियों को जनता तक पहुंचाए, लेकिन किस नीति नीति को पहुंचाएंगे? क्या 750 किसानों की हत्याएं की, उनके दोषी हैं, उसको पहुंचाएंगे? तमाम बेरोजगार लोगों को किया गया, तमाम कंपनियां बंद की गई, उस योजना को पहुंचाएंगे? तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया, उस योजना को पहुंचाएंगे? भारतीय रेल, जो भारतीय रेल हुआ करती थी उन पर कुछ रेलों पर लग गया अडानी रेल, क्या उस योजना को पहुंचाएंगे? नौजवानों के रोजगार छीने गए, मां बहनों की आबरू के साथ खेलने का जो भाजपा के नेताओं ने काम किया, क्या उस योजना को पहुंचाएंगे? नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो योजना लेकर आए, इसको सर्वसम्मति से सब लोगों ने मिलकर पास कराया, लेकिन उसमें सेक्शन 5 और सब सेक्शन 1 को अगर पढ़ा जाए तो कितनी खामियां इनने उसमें की। जिस प्रकार से आधी आबादी के साथ जो खुला धोखा किया गया, 2026 छोड़िए 2039 तक भी अगर ये उस योजना को ले आए तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। पहले जनगणना, फिर उसका परिसीमन, फिर डिलिमिटेशन, फिर जातिगत आधार, सारी व्यवस्थाओं को होते होते जनगणना 2031 में जाकर होगी, फिर उसके बाद परिसीमन होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। ये सारी व्यवस्थाओं के साथ आज अगर कोई 50 साल की महिला है और वो राजनीति में उतरना चाहती कि मुझे अगर सरकार ने हक दिया है मैं आज चुनाव लड़ूंगी, तो क्या वो चुनाव लड़ पाएगी अपने अधिकार के साथ? एक सर काउंटर सवाल है सर, एक काउंटर सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा का आप नाम ले रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा असर देखने को मिला। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, बहुत आप लोग भारत जोड़ो यात्रा का नाम ले रहे हैं। जी जी जी, ये बताइए, कर्नाटक में, हिमाचल में आपके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी कि भारत जोड़ो यात्रा ने मेहनत की? देखिए, आपको एक चीज बताते, भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि सर सारा श्रेय आप लोग भारत जोड़ो यात्रा को दे रहे हैं, ना कि अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, ना कि वहां पर जमीनी जो छोटे छोटे कार्यकर्ता उनको देते हैं। सर आपके भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं हुआ था, वहां पर आप लोग के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मेहनत की थी, हिमाचल में मेहनत की थी। हिमाचल में तो लग भी नहीं रहा था आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन फिलहाल वन पेंशन वाली जो आप लोग की वो थी, वो रंग लाई हिमाचल में। और आपका यहाँ पर कर्नाटक में तो आप लोग का था, लेकिन वहाँ पर आपके यहाँ के जो निचले दर्जे के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उन्होंने मेहनत की थी। सर उनको क्यों भूल जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, ठीक है सर। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकली, उसमें हजारों लाखों कार्यकर्ता, जनता का जुड़ाव हुआ,
उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, एक ऊर्जा जो कार्यकर्ताओं को मिली, कार्यकर्ताओं ने उस यात्रा के बाद से बड़े जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। जब सेना नायक हमारा मजबूत होता है, उसके अंदर अगर जोश होता तो सेना पूरी ताकत के साथ लड़ती है और कोई भी चुनाव बिना कार्यकर्ता के नहीं लड़ा जाता। लेकिन श्रेय सेना नायक को ही जाता है और सेना पूरी टीम की तरह काम करती है। यही स्थिति है कि कार्यकर्ताओं ने जो पूरा चुनाव लड़ा, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनके अंदर जो जोश का संचार हुआ, उस जोश के संचार के बाद वहां के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ उस चुनाव को लड़ने का काम किया और आज दोनों राज्यों में हमारी सरकार है और निश्चित समझ लीजिए उसके बाद ये 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी बहुत अच्छी सरकार हम लोगों की बनेगी। ठीक है चंचल कुमार जी, एक पहले हम लोग छोटे से सुनते आ रहे थे, एनडीए और यूपीए सुनते आ रहे थे, अब हम सुनते हैं एनडीए और इंडी। अब यहाँ पर सवाल ये है, क्या यूपीए के इंडिया नहीं सर, इंडी, हाँ यूपीए के सर आप लोग कहते रहिए सर ना, घबराहट पैदा ना हो, बीजेपी का डर ना रहे आप। अरे सर हमें तो सर किसी का डर नहीं है। सर इनको बोलने दीजिए, सर सुनिए ना, वो बोलेंगे, अपने मन से नहीं बोल सकती है। सर सुनिए ना सर, ये अपने मन से बोल ही नहीं सकते, मैं समझ सकता हूँ। हाँ ठीक है सर, सही कह रहे हैं। हम तो इतना डरे हुए हैं कि पूछे मत। बीजेपी ने डरा के रखा है चंचल भाई, बहुत बीजेपी ने पूरा डरा दिया हमें, हम तो थर-थर कांप रहे हैं। ठीक है जो भी हो, आप मुझे मालूम, आप इंडिया नहीं बोल सकते, आप इंडिया बोलोगे जी, जो है वही बोलेंगे। उसका नाम ठीक है सर, आप बोलिए, आपको मैंने मना नहीं किया सर, आपको मैंने मना नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये है कि यूपीए हम बचपन में सुनते आ रहे थे, बचपन से सुनते आए, बड़े भी हुए यूपीए सुन के। ये आप लोग, आपके लिए इंडिया, हमारे लिए इंडी गठबंधन क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? बहुत आप लोग कह रहे हैं, बहुत हम लोग साथ में हैं, बहुत साथ में हैं, ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई? यूपीए के बैनर तले आप लोग नीचे नहीं आ सकते थे क्या चंचल भाई? अच्छा भाई, एक बात मुझे बड़ी ईमानदारी से बताना दो, पत्रकारिता कर रहे हो, बताओ आपका जो बीजे पार्टी है, वो बीजेपी नहीं कहोगे ना, बीजे पार्टी को बीजे बोला करो, उसको आप बीजेपी ना बोला करो। बीजे पार्टी ने 38 पार्टियों के साथ, हमें बोलने दीजिए महाराज, आप पत्रकार, हमें पत्रकारिता करने दीजिए। आप नेतागिरी कीजिए, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। बीजे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज के समय में क्या है, आज वो 38 पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अरे वो ठीक, आपकी बात ठीक है, मेरे छोटे से सवाल भैया सुन तो लो आप, अब आप सुनोगे, आपको ये दिक्कत है ना, आपकी दिक्कत नहीं आप लोग के, जब भी बुरा सर, आप लोग जलेबी बनाते हैं ना बहुत ज्यादा, सीधा जवाब नहीं देते आप लोग। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना, जवाब दे रहा हूँ, बोलने दीजिए भाई प्लीज। मैंने पूछा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री चेहरा मोदी जी का चेहरा खिलाते नहीं सकते थे, आज उनको इंडिया अलायंस ने इस बात की सच्चाई के लिए मजबूर कर दिया है, इस बात को समझने के लिए मजबूर कर दिया है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव नहीं होने वाला है। मोदी जी का चेहरा धूमिल हो चुका है, जनता जान चुकी है। एक झूठ नहीं, हजारों झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने, एक झूठ नहीं और एक झांसा नहीं, लाखों झांसे दिए उन्होंने, आए दिन झांसे देते रहते हैं। मैं आता हूं आपके सवाल जवाब के ऊपर। आपने कहा कि आपको क्या जरूरत पड़ी, आप मुझे बताइए, जब बीजे पार्टी को पूर्ण बहुमत में है, प्रधानमंत्री जैसा एक जो है शक्तिशाली चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है, बड़ी बड़ी बात होती है, नूरानी चेहरा है, तो आप मुझे बताओ 38 पार्टियों को जोड़ने की जरूरत कहां से पड़ गई? अब कुछ पार्टियों को तो नाम ही नहीं पूरे होंगे। आपने कहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, यूपीए आप बचपन से सुना करते थे, तो आप मुझे बताइए कि 26 पार्टियों का अलायंस है इंडिया अलायंस, और आज के समय में केवल एक यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है। आज प्रधानमंत्री जी को उसी यात्रा में गए भी नहीं थे आप लोग, उसी यात्रा में गए भी नहीं थे, तो वो भी समय याद है, वो भी समय याद है भैया। सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए नहीं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी आप देखो कितना झगड़ा लगाना चाहो, हम लोग झगड़ने वाले लोग नहीं है। हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और ये चुनाव देश बचाने क्या है, यही पर सर आपकी अभी पीढ़ियों के लिए भी है, ये चुनाव आपकी आजादी के लिए भी है। ठीक है सर, हम आजाद है, हमें कोई नहीं पिंजरे पे बंद कर पाएगा सर, हमें कोई पिंजरे में नहीं बंद कर पाएगा। अब भैया आप सुन लीजिए, मैं सुनिए, अभी हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे कि मर्यादा की बात कर रहे थे।
और क्या क्या कुत्ता बिल्ली सब बोलने लगे। तो इनके यहाँ परिपाटी यही है, लोकसभा में क्या क्या शब्द ये लोग यूज करते हैं। आप सोचिए, आदरणीय संजय सिंह जी ने ऐसी कौन सी बात बोल दी थी कि उनको निलंबित कर दिया गया संसद भवन से। और यहीं पे एक बिगड़ाए सांसद, मैं तो बताऊं, इतना आक्रोश है जो सुनता हूं। बताओ, संसद भवन के अंदर जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें पहुंच करके एक आदमी क्या क्या शब्द बोलता है प्रधानमंत्री जी के सामने, गृह मंत्री के सामने, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप जैसे पत्रकारों ने एक बार उस पर उंगली भी नहीं उठाया। अच्छा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपकी चंचल भाई उस पर पूरा डिबेट था, चंचल भाई उसी पर पूरा डिबेट था। भेज देंगे आपको, भेज देंगे आपको। हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए। आपने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया चंचल भाई, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है आपने। सुनिए, आपके बोल आजाद रहे सर, हमारे सुनिए ना सर, हमारे ऊपर सुनिए सर, हमारे ऊपर तंज मत कसिए। जमीनी स्तर पर काम करेंगे तो कुछ वोट पा जाएंगे सर, वरना फिर वही वाला आलम होगा। आपके नेताजी ने ऐसे ही कुछ पत्रकारों पर तंज कसा था लोकसभा चुनाव में ना सर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, वहाँ पर कुछ पत्रकारों पर तंज कसा था उन्होंने, और हालत बड़ी खराब हो गई थी सर, है ना, वहाँ पर कि बड़े कैमरामैन आगे आ जाए, छोटे कैमरामैन पीछे आ जाए। सर, पत्रकारों पर तंज कसने से कुछ नहीं होगा महाराज। आप लोगों की स्थिति के बारे में पूरी दुनिया जान गई है। ठीक है सर, हमारी स्थिति छोड़ दीजिए, आप लोग की स्थिति क्या ठीक है, मनोदशा क्या ठीक है। मैंने सर यूपीए का एक सवाल पूछा, आपने मुझे पूरी जलेबी बता दी कि इसमें ऐसे डलेगा, वो ऐसे डलेगा, फिर ऐसे बना देंगे। सर जलेबी बता दी, यूपीए के बैनर तले क्यों नहीं आप लोग नीचे आए, मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं, इंडिया से प्रॉब्लम क्या है? अरे सर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं महाराज। यूपीए से प्रॉब्लम क्या था, यूपीए से प्रॉब्लम बताइए, यूपीए से प्रॉब्लम। चंचल भाई, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज तक ये सवाल किसी पत्रकार ने पूछा भी नहीं होगा, और शायद आप लोग के पास जवाब भी नहीं होगा। तो आप नाक डाल के सवाल पूछो कि 400 रुपए, बहुत ही महंगाई की मार का प्रचार करने वाले लोग 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए तक भिजवाए। चंचल भाई मैनिफेस्टो बनेगा ना जब आपका, सुनिए ना, सुनिए, जिनके साथ आप बैठे इस समय, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो हम लोगों ने देखा है। आप सुनिए ना सर, मैनिफेस्टो हमने सबका, हम लोग मैनिफेस्टो बड़ा ध्यान देते हैं चंचल भाई, है ना। मैनिफेस्टो जब बनाइएगा, सुनिएगा आप, जब मैनिफेस्टो बनाइएगा आपका इंडी अलायंस का जो मैनिफेस्टो बनेगा, तो उसमें एक चीज जरूर बताइएगा, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट जरूर लेकर निकलिएगा कि ये हम करेंगे तो इस तरह से करेंगे, इतने दिन में करेंगे सर, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं, सुनिए ना महाराज, आप लोग कह रहे हैं ना हम लोग सच्ची पार्टी हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप लोग हमें सत्ता से बाहर कर दीजिएगा, मंजूर है आप लोग को, बोल पाएंगे? अरे हमने करके दिखाया ये दोस्त, क्या किया, हमने करके दिखाया, क्या हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के 100% काम करके दिखाया है, सब दिखा है, क्या किया। ठीक है भदौरिया जी, ठीक है सर, सुनिए, 5-6 जिलों में मेट्रो बनाएंगे, कहीं एक मेट्रो बन के बनी, मुझे बता दीजिए। इसी लखनऊ के अंदर अमौसी से सर मेट्रो आप ही ने बनवाई थी, मेट्रो में और किसी का हाथ नहीं था, मेट्रो में और किसी का हाथ नहीं था। सर मेट्रो कब पास हुई थी आपको मालूम है ना? कर रहे मेरे भाई, आने वाली पीढ़ियां भी सवाल पूछेंगी कि क्या सर हमसे नहीं, आपसे सवाल पूछेंगे चंचल भाई, जब आप विधायक, जब आप सांसद, जब चंचल भाई सुनिए ना, जब आप विधायक, जब आप सांसद, जब मंत्री बनेंगे तो आपसे पूछा जाएगा। अब मुख्यमंत्री का मैं कह नहीं सकता, इसलिए क्योंकि जब तक अखिलेश यादव है तब तक तो नहीं बन सकते, लेकिन सर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप लोग नेता बने सर क्या किया। हाँ ठीक है, ठीक है, आप पूछो, बताओ ये 48,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? सर हमसे जवाब नहीं सर। भदौरिया जी सवाल ये है, भदौरिया जी, दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है सर, हमारी दुकान नहीं बंद होगी सर। चंचल भाई, हमारी दुकान बंद करने वाले बहुत आए और बहुत चले गए चंचल भाई, ठीक है। कांग्रेस ने भी कोशिश कर ली, आप भी कोशिश कर लेना, पत्रकारों को बहुत गाली मिली है सर, और ठीक है सर। और
वही कहा ना सर कि हम बताए सर, हमने उस दौर में भी पत्रकारिता की है जब आपकी भी सत्ता रही है, जब बसपा की भी सत्ता रही है, तो हमें ना बताइए सर किसकी किस तरह की सत्ता रही है। बीजेपी की तो कर ही रहे सर, है ना सर। हम लोग सर बुलवाइए ना सर, वही कहना सर, लाइव बुलवाइए मत सर, वो चीज हम लोग झेल चुके हैं ना सर। सुनिए ना, जब सपा की सत्ता थी ना सर तो बहुत कुछ झेला है सर, तो मुझे मत बुलाइए सर। उस वक्त मैं भी लखनऊ में ही हुआ करता था, मुझे मत बताइए सर। केवल श्रीमती स्मृति ईरानी जी से एक सवाल पूछ लिया था। हाँ। उनको अगले दिन केवल तुम्हारे मालिक से बात करो, उनको निकाल दिया गया। तो कौन कह रहा है स्मृति ईरानी ने सही किया था सर? कौन कह रहा है स्मृति ईरानी ने सही किया? अरे भाई वही स्मृति ईरानी जी है। हाँ। आज जैसे मोदी पत्रकार को कहा तुम जेल गए थे, नहीं गए थे, कैसा ही कह रहे हैं सर, आप। आप लोग जैसे सर चाटुकारिता वाले लोग हैं सर, जो चाटुकारिता करते रहते हैं सर अखिलेश यादव की, हम लोग के अंदर नहीं है सर ना, हम लोग के अंदर नहीं है ना सर। ठीक है, आप चाटुकारिता करते रहिए, आपको मुबारक हो भदौरिया जी। नहीं अनिल भाई, चाटुकारिता करते रहिए, चरण चुंबकीय काम करते रहिए। ठीक है भदौरिया जी, सवाल ये है भदौरिया जी, देखिए यहाँ पर यही है ना भदौरिया जी की, यहाँ पर अब भाई आप लोगों से सवाल पूछो तो दिक्कत, इन लोगों से सवाल पूछो तो ये लोग तो पता नहीं क्या क्या, अब ये लोग भी नाम लेके आ रहे हैं। मजा आता है इन लोगों के साथ भी बैठ के, मजा आता है, बातचीत करते हैं ये लोग भी, चंचल भाई, अनिल शर्मा जी। लेकिन भदौरिया जी सवाल ये है कि यहाँ पर सिर्फ पत्रकारों को गाली देने से तो कुछ होने का नहीं है, जमीन पर जो काम करेगा जनता उसको वोट करेगी। अब लोग ये कहें, भले ही भरसक सब लोग कहें कि नहीं जनता इस बार सब लोग जान चुकी है, तमाम तरह की बातें, आप पर भी कई सब, भाई बीजेपी के आप लोग नेता हैं, बीजेपी पे कई सवाल उठ रहे हैं। पार्टी नहीं बोलेंगे सर? हाँ सर, बीजेपी पार्टी नहीं बोलेंगे? सर मैंने पहले कहा वो मेरा है सर, वो तो मैं जो बोलूंगा वो बोलूंगा। वो आपका गठबंधन हुआ है सर, आप लोग बोल लीजिए, गठबंधन आप लोग का है सर, हमारा नहीं है ना। तो सर बीजेपी के लिए बीजेपी पार्टी बोलिए सर ना सर, हम क्यों बोले सर, जो मेरी मर्जी होगी हम बोलेंगे ना। आप बोलेंगे इंडी गठबंधन, आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना, आपकी हिम्मत ही नहीं है। एक प्रश्न खड़ा करता हूँ छोटा सा। ठीक है सर, आ रहे ना, ठीक है सर आ रहे, अनिल भाई आ रहे, आप समय उनका भी है ना। भदौरिया जी सवाल ये है सर कि आप लोग क्या योजना बताएंगे पब्लिक के बीच में कि हम ये योजना लेकर आए। इन लोग का कहना कोई योजना आप लोग लेकर नहीं आए, तो किन योजनाओं का बखान करेंगे पब्लिक के बीच में, और खासकर उन 80 लोकसभा सीटों पर। और नगर निगम और पार्षदों को भले ही आपने उतार दिया है, लेकिन अब काम की बारी है, लोग पूछेंगे आप क्या काम कर रहे हैं, तो क्या उनको भी ये बताया गया है, ट्रेनिंग दी गई है कि भाई आपको बताना पड़ेगा आप ये काम कर रहे हैं, और नहीं विश्वास है तो जाके देखिए आप। भदौरिया जी। निश्चित तौर पे मनीष जी, हमारे पार्टी का और हमारे नेता का जो विजन है हम वो जनता के बीच में बार बार ले जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे सेंटर से क्या क्या योजना आम जनता के लिए चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या चल रही है। वो हमारे पार्टी कार्यकर्ता जो भी है पन्ना प्रमुख तक लेके वो आम जनता तक बात पहुंचाते हैं। शुरुआत में इनको यही बता दूंगा कि इन्होंने तो हर चीज का सिवाय विरोध किया है। जब देश में महामारी फैली थी उस टाइम हमारे नेता ने अथक प्रयास करके और हमारे जो भारत के वैज्ञानिक हैं उन्होंने रातों दिन मेहनत की इस पे और 9 महीने के अंदर वैक्सीन वो तैयार की जो वर्ल्ड नहीं कर पाया। उसको भी इन्होंने जो है ना गलत ठहराया था। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था ये तो बीजेपी की मोदी वैक्सीन है, इसको कोई मत लगवाना। मतलब जनता के साथ कितना बड़ा छल कर रहे थे कि जनता अगर इनके कहने से चलती तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। तो वहां भी इन्होंने अपनी राजनीति रोटियां सेकने में पीछे नहीं रहे और वही वैक्सीन को अखिलेश ने सबसे पहले लगवा दिया था, अपने परिवार को भी लगवा दिया था, मगर दूसरों से कह रहे थे हम मत लगवाना, बीजेपी की वैक्सीन है। इसी तरह से हमने उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि आज वहाँ मेडिकल कॉलेज जिला स्तर पे बना दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज जिला स्तर पे है। केंद्र की हमारी जो योजना चल रही है, लोग कोई घर में भूखा ना सो जाए, हर घर जो है ना अनाज पहुंचाया जा रहा है। उज्ज्वला हमने चलाई जिससे घर घर गैस चूल्हे पहुंचाए, सबको पहुंचाना ही चाहिए। जो इनके टाइम में लड़कियां पढ़ने के लिए इसलिए डरती थी कि वहां जाएंगे तो शौचालय की जगह नहीं है। आज स्कूलों में घर घर में शौचालय है, उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। इस तरह से हमारी जो योजना है वो हम जो आम जनता के पास ले जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो है ना अखिलेश के टाइम उत्तर प्रदेश को इटावा का बड़ा विकास हुआ, औरैया का विकास हुआ। मैं वही का हूँ, आप नहीं होंगे। औरैया और इटावा में जो विकास हुए हैं वो आप हमसे ज्यादा नहीं जानते होंगे। इटावा में कोई विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है तो सिर्फ अखिलेश के गांव
सैफई का है। मेडिकल कॉलेज बनवाया, सैफई में बनवाया, स्टेडियम बनाया, सैफई में बनवाया। जितनी भी योजना है वो सैफई एक गांव में ले गए, और इटावा डिस्ट्रिक्ट वहां से 20 किलोमीटर दूर है, उसमें कुछ भी नहीं। इटावा 50 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, मगर सैफई एक गांव था जिसमें जितनी उत्तर प्रदेश की योजना थी वो सारी अपने घर में ले गए। तो ये इटावा घूम के आइए जरा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज है चंचल भाई, मैं वही का हूँ, उदी का हूँ, मैं दूर का नहीं, उदी का हूँ। उदी इटावा में हो तो उदी मोड़ भी हमने देखा है, उदी भी देखी, उदी मोड़ भी देखा, बसोयर भी देखा, खैरा भी देखा, अच्छा चंचल पटराया भी हमने देखा। आपका चश्मा चेंज कराइए तो मारिए साहब। हाँ, ठीक है। मनीष जी, इनको मैं बीच में देखो इतनी देर लोग बोलते हैं, मैं देखिए बोला उन्होंने नहीं। बीच में नहीं बोला, हाँ उनको बोलने दीजिए। हाँ, आप बोलिए। तो ये हमें इटावा के बारे में तो बता ही नहीं। मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं इतना बड़ा हुआ हूँ, वहीं से मैंने आर्मी ज्वाइन करी है, वहीं से पढ़ाई लिखाई करी है। उच्च शिक्षा के लिए जरूर हम बाहर दिल्ली निकल के गए थे, मगर वहाँ जो कुछ हमारा पूरा सब वही हुआ है, और आज भी वही है। आज भी हमारी जन्मभूमि, हमारी जमीन जायदाद सब कुछ है। तो आप इटावा के बारे में मुझे मत समझाएं कि, और जितना मैं जानता हूँ समाजवादी के मुखिया के बारे में, ठीक है भदौरिया, समय कम है। ठीक है, अनिल शर्मा जी 10 सेकंड सर। अनिल भाई, ठीक है भदौरिया जी। सर ये बहुत, सर ये एक समय सर बहुत चल रहा था। ठीक है, ठीक है। हम अनिल शर्मा जी 10 सेकंड सर। एक चीज़ बताइए अनिल शर्मा जी, यहाँ पर इमरान मसूद की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई वो आ गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अच्छे नेता है, नो डाउट वो अच्छे नेता हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम बात करें संजीव बालियान की, तो उनकी भी एक अलग छवि है, संजीव बालियान की भी एक अलग छवि है, और अगर हम उनको और उनको अगर कंपेयर करें तो संजीव बालियान का कद थोड़ा बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, अभी मैं चंचल भाई से भी सवाल पूछ रहा था, आपसे भी जाते जाते यही सवाल पूछूंगा, यूपीए क्या आपको पसंद नहीं आया था जो आप लोग को इंडिया अलायंस बनाना पड़ा? जल्दी से सर। बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूँ, जनसंघ खत्म करने के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी इन लोगों को क्यों रास नहीं आई जो भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम किया? और वो भी भारतीय जनता पार्टी तब बनी और उसका रजिस्ट्रेशन जो बायलॉज था उसमें गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा था। हिंदूवादी संगठन के नाम पर जनसंघ चला करता था, और जनसंघ हिंदूवादी पार्टी को छोड़कर इन्हें गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा पर पार्टी क्यों बनाई? दूसरी बात, जब ये बन भी गई, सुन लीजिए पहले साहब, सुन लीजिए, मैं आपको इटावा की भी एक बात सर 10 सेकंड मेरे पास दे रहे हैं सर। हाँ, जल्दी से। हाँ, उसके बाद जनसंघ का भी रजिस्ट्रेशन हो गया। वो जनसंघ को आज तक पनपने क्यों नहीं दिया इन लोगों ने, जिसमें 2016 तक जब तक जीवित रहे प्रोफेसर बलराज माधोक तब तक उसके अध्यक्ष रहे। समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेश का सुबह से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।